हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे एंड आप लोगों का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे एक न्यू सेशंस के अंदर। और ये चैप्टर्स बेटा फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, चैप्टर फर्स्ट। इस पे ऑलरेडी अभी 3-4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बेटा, आप जाके सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है और उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। किसकी बात करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका महत्व क्या है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कूलम के नियम की, किसकी बात करते हैं? कूलम के नियम की बात करते हैं, है ना। कूलम का जो नियम है बेटा, कूलम के नियम से हम बल निकालते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच में। अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है, ये हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक हमारा Q1 आवेश है, ये दूसरा Q2 आवेश है, और दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा कितना है? R है। तो ये दो बिंदु आवेश है Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी R है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में बल निकालना है तो हम सिंपली अगर हम बात करेंगे कि इनके बीच में जो बल लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कूलम के नियम से हम निकाल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन अब बात आती है कि अगर दो से ज्यादा आवेश है, 3 आवेश है, 4 है, 5 है, इनफाइनाइट आवेश है, तब आप किसी एक बिंदु आवेश पर बल कैसे निकालोगे? तो उसके लिए काम आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके लिए कौन काम करता है भाई? उसके लिए काम करता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे, हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे, और उन चार्जों की वजह से, उन आवेशों की वजह से किसी एक बिंदु आवेश पे हमें बल निकालना है, तो उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे। तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत पारस्परिक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके निकट अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। सिंपल सी बात है। देखो, मान लो यहां पे उदाहरण के तौर पर मान लो ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है ना। मान लो ये हमारा Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। मान लो ये एक दूसरे से R1 दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस Q1 ने Q2 को एक बल से रिपल किया, प्रतिकर्षित किया। मान लो 20 न्यूटन के बल से इसने इसको प्रतिकर्षित किया, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या करा, इनके पास में एक और तीसरा आवेश यहां पे रख दिया। कौन सा आवेश भाई? Q3। और Q3 से Q2 के बीच की जो दूरी है, मान लो वो कितना है भाई? वो R2 दूरी है। तो अगर हम इस Q3 को यहां पे रख देंगे Q1 और Q2 के पास में, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कह रहा है कि इसकी प्रेजेंस से, इसको यहां पे रखने से इस 20 न्यूटन बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा था 20 न्यूटन का, उस 20 न्यूटन बल पे Q3 की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम यहां पे एक आवेश रख देते हैं Q4, एक और आवेश रख देते हैं Q4, और Q4 जो है Q2 से R3 दूरी पर है मान लेते हैं, तो उस केस में इस Q4 की उपस्थिति का 20 न्यूटन बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी Q1 और Q2 के बीच में 20 न्यूटन का बल लग रहा था, Q3 और Q4 आवेश को रखने पर भी इस पे अभी भी 20 न्यूटन का बल लगेगा। मतलब Q1 और Q2 के बीच में 20 न्यूटन का बल लगेगा। बट अब इस Q2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, Q2 कितना बल अनुभव करेगा, तो उस बल को निकालने के लिए हम यूज करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। आ रही बात समझ में? दूसरी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अब Q2 एंड Q4 के बीच में जो बल लग रहा है, कुछ ना कुछ बल लगेगा ना। Q4 जो है वो Q2 पे क्या करेगा? कुछ ना कुछ बल लगाएगा। जब इस पे बल लगाएगा तो इस बल पे, मतलब Q4 और Q2 के बीच लगने वाले बल पर Q1 एंड Q3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या Q3 एंड Q2 के बीच लगने वाले बल पर Q1 एंड Q4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब एक दूसरे के बीच लगने वाला जो बल है वो किसी
अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है भाई, ये हमारा बोल रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत पारस्परिक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके निकट अन्य आवेशों की उपस्थिति से क्या रहता है भाई, अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। यहां पे नोट पॉइंट करके एक डाल देता हूं मैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत अनेक बिंदु आवेशों के बीच, मल्टीपल, अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल, अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा यहां पे देख लेना, नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, डन, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, कथन है ना, स्टेटमेंट कह रहे कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अनेक बिंदु आवेशों के वैद्युत निकाय में किसी एक बिंदु वैद्युत आवेश पर, बिंदु आवेश पर लिख सकते हैं, बिंदु आवेश पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण इस बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का वेक्टर योग होता है। बल कौन सी राशि है भाई, बल सदिश राशि है, एज यू नो, क्या बेटा, बल सदिश राशि है, ठीक है। तो किसी एक बिंदु आवेश पर जब हम बल निकालेंगे बहुत सारे आवेशों के कारण, तो उस केस में उस बिंदु आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं आप यहां पे, देखो मान लो, अरे रुक जाओ एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस पे हमारे पास मान लो अलग अलग लोकेशन पे आवेश रखे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारे आवेश रखे हैं। मान लो यहां पे एक आवेश रखा है, Q2 आवेश रखा है, यहां पे एक आवेश रखा है, Q1 आवेश रखा है मान लो, ठीक है, और यहां पे एक आवेश रखा है मान लो Q3, है ना, यहां पे एक आवेश रखा है मान लो Qn, मान लो n आवेश रखा है, इस निकाय में कितना आवेश रखा है बेटा, n आवेश रखा है, ठीक है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखो Q1 और Q2 पे के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है ये R12 है, R12 वेक्टर है। Q1 और Q3 के बीच की जो दूरी है R13 वेक्टर है ना। एंड Qn और Q1 के बीच की जो दूरी है बेटा, मान लो ये आपका कितना है, ये Q1n है, सॉरी Q1n R1n, कितना है, R1n, ठीक ना, R1n दूरी जो है इनके बीच का है। तो देखो अब ये जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश क्या करेगा, Q1 पे एक बल लगाए, मान लो सब सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, जितनी भी आवेश है यहाँ पे सब क्या है, पॉजिटिव है। तो Q2 Q1 पे एक बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा में, F12, क्या लगाएगा, F12, एंड Qn इस पे इस दिशा में एक बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगेगा, ये जगह F1n, और इसी तरीके से Q3 जो है Q1 पे एक बल लगाएगा, इस रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश लगाएगा बल, किस दिशा में, इस दिशा में,
है ना, कितना बल लगाएगा, F13 लगेगा। कितना लगेगा, F13। तो इस Q1 आवेश पे जो नेट फोर्स होगा ना, कुल बल जो होगा वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग आपको पता है, वेक्टर सम आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, वेक्टर सम बता देता हूं, सदिश योग बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सदिश योग है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा है। सदिश वह राशि होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है और वो सदिश के नियमों का पालन करता है। सदिश के नियमों का पालन करने का मतलब है कि सिंपली लेट्स से कि अगर हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और ये हमारा है वेक्टर बी, मान लो ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा, मतलब योग जो सदिश होगा, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर आपने चतुर्भुज नियम पढ़ा है ना, तो ये वेक्टर आर जो होगा ये क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर आर, वेक्टर सम में लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब देखो ये आपका एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, थीटा एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा डिग्री है, ठीक है। अब देखो वेक्टर आर के लिए जो परिणामी सदिश होगा या परिमाण होगा, परिमाण जो होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, क्या जाएगा बेटा, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है आर, परिमाण निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा दिशा निकालने के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं, तो दिशा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा नहीं, यहां पे एंगल ले लेते हैं अल्फा, क्या लेते हैं, अल्फा लेते या फाई ले लेते हैं, ये जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं फाई, ये जो tan फाई है ना, तो tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, tan फाई इज इक्वल टू होता है हमारा यहां से v फाई, परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यह जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, कहता है a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, दिशा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, दिशा निकालने के लिए। या हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करके, दो तरीके से रिजॉल्व करते हैं ना, वेक्टर को रिजॉल्व करके भी हम ऐड करते हैं, कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं। देखो एक तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए, रिजॉल्व मतलब दो घटकों में विभाजित करना आना चाहिए। जैसे वेक्टर ए यहां पे है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो वेक्टर्स ए को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक ए कॉस थीटा है ना, इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुदिश घटक बोलते हैं या क्षैतिज घटक, अनुदिश या क्षैतिज घटक हम इसको बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत घटक, इसको बोला जाता है लंबवत घटक, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लंबवत घटक बोला जाता है, ठीक है ना। तो वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करके भी क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सेम डायरेक्शंस में होते हैं, वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शंस में होते हैं, वेक्टर्स ए और ये वेक्टर्स बी, जब इसको सेम डायरेक्शंस में होते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, मान लो वेक्टर्स ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में वेक्टर्स निकालने के लिए, मतलब इसका रिजल्टेंट परिणामी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए में से बी को क्या करते हैं डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। और सर्टेन एंगल थीटा पे है, तो उस केस में परिणाम निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर सम, सदिश योग बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है बेटा, सदिश योग। तो यहां पे जब मल्टीपल फोर्सेस के लिए निकालेंगे, मल्टीपल फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे इस पॉइंट Q1 पर, तो उस केस में इन सभी बलों को क्या करेंगे, इसका सदिश योग लिया जाएगा, ठीक ना। तो Q1 पर यहां पे लिख सकते हैं, Q1 पर परिणामी बल है ना, Q1 पर परिणामी बल कितना हो जाएगा बेटा, F नेट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा F12 फोर्स प्लस F13 प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस F1n हो जाएगा, क्या जाएगा,
F1n हो जाएगा। ठीक ना, तो n तक n चार्जेस है तो n तक क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, गॉट इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से बोलो, जल्दी से कमेंट में जल्दी से बोलो। यस, चलो ठीक है। अब देखो F12 देखो, अब यहां पे निकालते हैं Q1 व Q2 के बीच बल। देखो Q1 एंड Q2 के बीच में कितना बल लगेगा, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखो डिस्टेंस कितना है Q1 Q2 के बीच में, R12 कितना डिस्टेंस है, R12, तो यह R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप ले लेंगे। ये कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस को, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। इसका एकांक सदिश जो है इसी के अलॉन्ग है R12 कैप, ये जो R1n कैप, ये जो आपका R13 कैप। ये कैप जो है एकांक सदिश है, यहां पे R12 क्या है, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। और ये एकांक सदिश किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एकांक सदिश रिप्रेजेंट करता है, यह F12 की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब Q3 एंड Q1 के बीच में बल कितना लगेगा, देखो अब Q3 एंड Q1 के बीच लगने वाला बल है ना, तो यहां पे लिखेंगे Q1 व Q3 के बीच बल, कितना बल लगेगा भाई, इसके बीच में बल लगेगा सिंपली F13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, F13 इज इक्वल टू होगा भाई, देखो 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। अगेन R13 एक एकांक सदिश है जो F13 के दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी दिशा को बताएगा ये। और सेम एज इट इज Q1 व Qn के बीच बल, देखो इनके बीच बल लगेगा F1n इज इक्वल टू भाई, देखो कितना जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइड बाय R1n का स्क्वायर इंटू R1n की पावर का कैप, R1n का कैप हो जाएगा। ये अगेन एक सदिश राशि एकांक सदिश है और ये F1n की दिशा को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 पर कुल बल F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 का वेक्टर प्लस डॉट प्लस F1n, क्या जाएगा F1n। अब इसके वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस कर देना, जितने भी वैल्यूज आए हैं इन वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस कर देना, तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस 1/4πε0, तो ये आपका Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप प्लस डॉट प्लस, देखो 1/4πε0 Q1 Qn डिवाइड बाय R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा एंड Q1 कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस, है ना, Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप प्लस डॉट 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 Qn डिवाइड बाय R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप, 1n का कैप हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Qi डिवाइड बाय
R1i और R1i इसका स्क्वायर, इसका कैप, और यहां पे i जो है 1 से लेके कहां तक हो जाएगा बेटा, n तक हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स का फॉर्मूला। आप सिंपली इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो या समेशन के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। डन, इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत कहां यूज करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल चार्ज दे रखे होंगे, बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, और उन्हीं आवेश के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर हमें बल निकालना है, तो उस बल के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नेट फोर्स जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा किससे निकालेंगे बेटा, हमेशा वो निकाला जाएगा वेक्टर सम्स के द्वारा। वेक्टर सम आपको आना चाहिए, नहीं आता वेक्टर, वेक्टर के बारे में नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। मैं वेक्टर पे एक वीडियो बना दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा पूरे वेक्टर्स के बारे में। क्लास 11 में आपने पढ़ा है, उसका शॉर्ट रिविजन्स में पूरा एक वीडियो बना दूंगा। वेक्टर क्या है, वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, है ना, उन सब पे एक वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं एक समबाहु, देखो एक इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर Q आवेश, 3 Q आवेश रखा है, इसके केंद्र पर एक Q0 आवेश रखा गया है। Q0 आवेश पर बल ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन हमारा एक, ठीक है, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो सिंपली एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर क्या है, 3 Q आवेश रखा है, मतलब 3 जो है Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष पर यहां पे एक Q आवेश रखा है, इसके शीर्ष यहां पे एक Q आवेश रखा है, और यहां पे एक Q आवेश रखा है, और कह रहे कि इसके सेंटर पे रुक जाओ, एक मिनट डायग्राम बनाने दो, ठीक है ना। अरे ये इसका केंद्र होगा, इसके केंद्र पे एक Q0 आवेश रखा हुआ है। कितना Q0 आवेश रखा हुआ है, कह रहे कि इस Q0 आवेश पे कितना बल लगेगा, ये बल ज्ञात कीजिए। इस Q0 आवेश पे कितना बल लगेगा, वो बल आपको ज्ञात करना है। देखो मान लो Q एंड Q0 पे जो बल लगेगा वो F1 इस दिशा में लग रहा है ना। इस Q और इस पे जो बल लगेगा, मान लो ये कितना F2 लग रहा है, वो इस दिशा में लग रहा है ना। और इस Q और Q0 पे जो बल लग रहा है वो मान लो इस दिशा में लग रहा है F3, है ना। तो ये A, ये आपका B, ये आपका C, और सेंटर हो गया इसका O, ठीक है। तो क्योंकि केंद्र शीर्षों से समान दूरी पर है, तो मान लेते हैं ये दूरी R है, ये वाला दूरी R है, और ये दूरी R है, ठीक है। हमने ये दूरी मान लिया कितना, R, ठीक है। कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो यहां पे सिंपल, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे कि A पे रखे आवेश, A पर रखे आवेश
तथा क्यू नॉट के बीच बल, देखो है ना, ए पे जो आवेश रखा है उस पे और क्यू नॉट पे जो बल लगेगा कितना F1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और दिशा क्या जाएगा ए से ओ की ओर, ए से ओ की ओर इसकी दिशा है, इसकी दिशा है, ठीक है। अच्छा देखो सेम एज इट इज अगर हम निकालते हैं किसमें, बी पे रखे आवेश तथा क्यू नॉट के बीच बल, कितना बल लगेगा भाई, इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो इनके बीच में बल लगेगा F2, सॉरी बी पे F3 है, ये कितना F3, तो F3 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इनटू, अब देखो यहां पे दिशा जो है वो क्या जाएगा बी से ओ की ओर, क्योंकि इस दिशा में लग रहा है आपका फोर्स, ठीक है ना, तो हम दिशा क्या दिखाएंगे बी से ओ की तरफ, यहां बी से ओ की तरफ, ठीक है, यस, इज इट क्लियर। अच्छा देखो नेक्स्ट अब निकालेंगे हम फोर्स, निकालेंगे भाई किसके बीच में, सी और ओ के बीच में, सी तथा ओ के बीच में बल कितना लगेगा, तो इसके बीच में बल लगेगा देखो F2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इनटू सी से ओ की ओर, क्या लगेगा सी से ओ की ओर। अगर आप इन तीनों बलों को देखो, अनुभव करो भाई, एक्सपीरियंस करो यहां पे Q1 Q3 एंड Q2, अगर इसका परिमाण अगर आप देखोगे तो ये इसका परिमाण है भाई, ये जो परिमाण है भाई, ये जो परिमाण है देखो, इसको ऑब्जर्व करो भाई एक बार, इसको ऑब्जर्व करो एक बार, देखो ये वैल्यू बराबर है, देखो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन Q नॉट बाय आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका परिमाण इक्वल है, बस दिशा बराबर, सॉरी दिशा अलग अलग है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं, अतः आप यहां पे लिख सकते हो भाई, क्या लिखोगे, अतः F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड। तो अब इसको या आप ऐसे लिख सकते हो F1 बराबर F2 बराबर F3, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, विदाउट वेक्टर दिखाते हैं, अगर वेक्टर का साइन नहीं लगाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे, ठीक। अच्छा अब यहां पे बता सकते हो कि F1 एंड F3 के बीच में यहां पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सिमेट्री है तो कुल एंगल कितना, यहां पे सेंटर पे कितना बनेगा 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 120, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 120, ये कोण कितना बनेगा 120 बनेगा, और यहां पे भी कोण कितना बनेगा 120 डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा आपका। देखो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं, ठीक है, देखो तो इसके सेंटर पे ये इसका सेंटर हो जाएगा, अरे सॉरी देखो, एक तो बल इस दिशा में है F1, एक बल आपका इस दिशा में है F3, एक आपका इस दिशा में, सॉरी इस दिशा में F1 है, यहां पे आपका F3 है, और ये आपका F2 है ना, तो देखो यहां पे ये आपका F3 है और ये आपका F2 है ना, F1 F2 एंड F3। तो अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी बेटा, यहां पे एंगल कितना बनना है 120 डिग्री का बनना है, तो सबसे पहले F1 एंड F3 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, या F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो F1 और F2 का परिमाण, F1 व F2 का परिणामी बल है ना, किससे निकालेंगे, सदिश योग से निकालेंगे, सदिश योग करेंगे इसका, तो F डैश ले लेते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, वेक्टर लगा देना यहाँ पे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1
F2 cos थीटा। अभी हमने एक वेक्टर के लिए परिणामी सदिश का फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज किया था ना। अब यहां पे थीटा कितना है, इन दोनों के बीच में बल कितना, सॉरी एंगल कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो cos थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 120 डिग्री रखेंगे। क्या रख देंगे, 120 डिग्री रख देंगे। तो ये f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और ये आपका जाएगा cos 120 डिग्री। अच्छा cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 120 डिग्री बराबर जो cos 90 प्लस 30 एंड cos 90 प्लस 30 क्या जाएगा, माइनस का साइन 30 हो जाएगा, माइनस का साइन 30 हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह माइनस का 1/2 रख देंगे। बट लेकिन चूंकि f1 बराबर है f2 के, क्योंकि f1 और f2 आपस में क्या है, बराबर है, तो आप यहां पे लिख सकते हो रूट ऑफ f1 का स्क्वायर, f2 का f1 से रिप्लेस कर देना, तो ये f1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ये f1 स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू रख देंगे माइनस का 1/2। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस f1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रूट ऑफ हो जाएगा f1 का स्क्वायर और ये आपका जाएगा f1, क्या जाएगा, f1 आ जाएगा। मतलब f डैश जो होगा बेटा वो f1 हो जाएगा। देखो अब दोनों बल सिमेट्री है, f1 और f2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा ना f डैश जाएगा तो इसके बीच में से जाएगा। कहां से जाएगा, इसके बीच में से बनेगा, ये बनेगा f डैश। तो f डैश इस f2 से कितने डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। यहां से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री है ठीक है, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, f1 एंड f2 का परिमाण बराबर, इसलिए इसके बीच में से जाएगा, एकदम इसके मिड में से जाएगा, है ना, मध्य से जाएगा। तो मध्य से अगर जा रहे हैं तो यहां से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यहां से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखो अब f2 एंड f डैश के, सॉरी f3 एंड f डैश के बीच कोण कितना होगा बेटा, अतः f डैश व f3 के बीच कोण कितना होगा, तो इसके बीच कोण होगा 120 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री के कोण पे बनेगा। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि f3 एंड f डैश जो है एक दूसरे के विपरीत हो गए, इस तरीके से हो गया। ये हमारा f3 हो गया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, f डैश हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इनका परिणामी सदिश क्या निकलेगा, तो यहां पे लिखेंगे f डैश व f3 का परिणामी सदिश या परिणामी बल कितना है, f नेट। तो f नेट इज इक्वल टू कितना जाएगा, f डैश माइनस का f3, f डैश में से f3 माइनस करोगे तो, और f डैश किसके बराबर है, f1 के बराबर है। तो f1 माइनस f3, चूंकि f1 बराबर f3 है, f1 और f3 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो f नेट फोर्स कितना जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। f नेट फोर्स कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक बिंदु आवेश पर परिणामी बल निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, परिणामी बल निकाला जा सकता है। और बाकी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आगे और ढेरों सारे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल जो है करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करके देख लेना वीडियो को जरूर, ठीक है ना, रिमाइंड कर लेना और रिमाइंड करके एक बार देख लेना वीडियो को, ठीक है ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो आवेश का सतत वितरण का मतलब क्या होता है, आवेश का सतत वितरण का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या होता है, उस वस्तु में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। उस वस्तु में क्या होता है, वो समान रूप में वितरित हो जाता है। अगर वो लंबाई है तो लंबाई में वितरित हो जाएगा, अगर उस वस्तु के पास क्षेत्रफल है तो केवल उसके क्षेत्रफल में वितरित हो जाएगा। अगर वस्तु के पास क्या आयतन है तो पूरे उसके आयतन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना, आवेश का सतत वितरण को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो आवेश का सतत वितरण, ये आगे यूज होगा गॉसेस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, है ना। आवेश का सतत वितरण, वितरण ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, आवेश का क्या है, सतत वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे अगर मान लो, अगर आप क्या करोगे, आपके पास एक चादर है, क्या है, एक चादर है जिसकी थिकनेस बहुत कम है ना, ये आपका एक चादर है। आप क्या करते हो, इस चादर को ना कुछ आवेश दे देते हो यहाँ पे, है ना, कुछ आवेश क्या कर देते हो यहाँ पे
दे देते हो, उसको एक यहीं पे छोड़ देते हो आवेश को, यहीं पे क्या कर देते हो आवेश, ये आवेश छोड़ देते हो। जैसे आवेश यहां पे आप रख दोगे ना, अगर एक कंडक्टर है, कैसा है, चालक है ना, कंडक्टर है, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे छोड़ रखा है, तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, बल इस दिशा में लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा, तो यहां पे बल जो होगा वो किसका होगा, वो प्रतिकर्षण का बल होगा। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो जब आप यहां पे इस मिड में अगर आप आवेश को छोड़ दोगे ना, कुछ मान लो एक मुट्ठी आवेश आपने ले लिया, एक मुट्ठी इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया और उसको यहां पे छोड़ दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण है, इसलिए उस प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस चादर में पूरे एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे आप यहां पे इलेक्ट्रॉनों को छोड़ोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उसी प्रतिकर्षण बल के कारण बेटा, उसी प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और धीरे धीरे इस चादर के अंदर क्या होते जाएंगे, वो फैलते जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, चादर के अंदर वो फैलते जाएंगे। और वो जब चादर के अंदर फैलेगा ना, तो वो चादर के पूरे क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, चादर के पूरे क्षेत्रफल में वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक समान इसलिए क्योंकि वो इस तरीके से अलाइंड होंगे, इस तरीके से एक दूसरे को अलाइन करेंगे कि वो इस तरीके से अलाइन करेंगे, इस तरीके से वो एक दूसरे को व्यवस्थित करेंगे कि उन पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कुल बल जीरो हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा, वो अपनी उसी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी लोकेशन पे वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं, इकट्ठा आवेश देते हैं, तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण वो आवेश क्या होता है, उस वस्तु में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं वितरण जो है वो कैसा होता है, वो एक समान होता है, असमान नहीं होगा कभी भी। कभी भी आवेशित वस्तु में आवेश का वितरण असमान नहीं होगा, ये चीज आप गौर कर लो। अगर वस्तु चालक है तो, अगर अचालक है तो असमान हो सकता है, बट अगर चालक है तो उस केस में वो असमान नहीं होगा। आवेश का जो वितरण होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा एक समान होगा। तो यहां पे आवेश जो है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। आवेश यहां पे कैसा है भाई, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। क्या है भाई, एक समान रूप से वितरित है। तो देखो सिंपली यहां पे लिख देता हूं, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह प्रतिकर्षण बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण वस्तु में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से क्या होता है भाई, वितरित हो जाता है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह प्रतिकर्षण बल के कारण वस्तु में क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यदि वस्तु के पास वस्तु में केवल लंबाई होता है तो वह लंबाई में ठीक ना, कॉमा, यदि केवल क्षेत्रफल है, तो वह क्षेत्रफल में, कॉमा, यदि
वस्तु के पास आयतन होता है तो वह संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, समान रूप से क्या हो जाएंगे भाई? वितरित हो जाएंगे। तो इसलिए अगर वस्तु के पास क्या है? लंबाई है, तो वो केवल लंबाई में वितरित होगा। अगर वस्तु के पास क्या है? क्षेत्रफल है, तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर उसके पास आयतन है तो वो संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। बट वितरण क्या होगा बेटा? समान होगा। वितरण क्या होगा भाई? समान होगा, समान वितरण होगा। ये चीज याद रखो, वितरण कैसा होगा भाई? समान होगा। ठीक है, ओके, गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, अब इसी के आधार पर हमने आवेश वितरण को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक रेखीय आवेश घनत्व, एक आयतन आवेश घनत्व और एक पृष्ठीय आवेश घनत्व। 3 तरीके के घनत्व होते हैं। 3 तरीके के हम डेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि जब आवेश जो है लंबाई के अनुदिश अगर वो वितरित हो रहा है, इसका मतलब लंबाई में है, तो प्रति इकाई लंबाई का हम आवेश निकाल सकते हैं। अगर आवेश चादर के क्षेत्रफल में वितरित है तो हम चादर के एकांक क्षेत्रफल का हम आवेश निकाल सकते हैं। अगर आवेश घन के या किसी गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि उसके संपूर्ण आयतन में अगर वितरित है तो हम बोल सकते हैं कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आवेश होगा, प्रति एकांक आयतन पे कितना आवेश होगा। तो इसी के यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे कैटेगरीज किया है। पहला रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, वितरण भी बोलते हैं हम इसको रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, है ना। देखो, रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आवेश किस में वितरित है? लंबाई में वितरित है। अगर आवेश किस में वितरित है बेटा? लंबाई के अनुदिश वितरित है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और लैम्डा इज इक्वल टू जो है Q बाय L। मान लो अगर Q आवेश L लंबाई में वितरित है, Q आवेश अगर L लंबाई में वितरित है तो उस केस में लैम्डा इज इक्वल टू जो है Q अपॉन L हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। और यहां पे चालक की कुल लंबाई में आवेश, तो यहां पे लिखेंगे चालक के कुल लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा भाई? चालक की कुल लंबाई में आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। क्या जाएगा बेटा? Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा की एल से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक अगर निकालेंगे इसका तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम होता है। तो कूलम बटे, तो यहां पे आ जाएगा कूलम बटे मीटर, ठीक है, या कूलम पर मीटर होगा। क्या जाएगा? कूलम पर मीटर हो जाएगा। और इसके अगर बीमा हम निकालेंगे बेटा तो बीमा इसका हो जाएगा, कूलम का होता है 80 और डिवाइड बाय एल, है ना। मीटर का हो जाएगा एल, तो एल माइनस 1 80, एल माइनस 1 AT इसकी बीमा है। क्या जाएगा? ये इसकी बीमा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डन। किसी को डाउट यहां पे जल्दी से पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखो अगर हम किसी वस्तु, जैसे हमारे पास मान लो एक पतली सी चादर है, तो अगर पतली सी चादर है बेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में सिंपल सा आवेश, जब हम वस्तु को आप आवेशित करोगे, तो जो आवेश है ना वो उस वस्तु के संपूर्ण क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक समान वितरण क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और उसी प्रतिकर्षण की वजह से वो एक दूसरे से समान दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक समान होगा। अब देखो यहां पे, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इस पृष्ठ के या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, इसकी जगह लिख देना किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मान लो अगर क्यू आवेश ए क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, मान लो क्यू आवेश संपूर्ण क्षेत्रफल में, या जो क्षेत्रफल आपका दे रखा है उस संपूर्ण क्षेत्रफल में मान लो अगर वो वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। ओके, गॉट इट, आई थिंक, इज इट क्लियर? ठीक, तो अब देखो, तो जिस वस्तु पे आवेश वितरित है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पे कितना आवेश होगा। तो चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश, तो आप यहां पे लिख सकते हो चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश, चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए सिंपल। अगर इसकी बीमा की मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम बटे एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां C डिवाइड बाय एम स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा की अगर हम बात करेंगे तो इसका बीमा हो जाएगा, जो कूलम का जो 80 और मीटर स्क्वायर का जो एल स्क्वायर, तो ये एल की पावर -2 AT, एल की पावर -2 AT। ठीक है, तो ये बीमा हो जाएगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व अगर आप निकालोगे, तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए कुल आवेश को आप क्या करोगे, संपूर्ण क्षेत्रफल से क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। जैसे आपके पास ये चादर है, मान लो, है ना, ये आपका चादर है, एक चादर है, और इस चादर पे जो है आपका क्यू आवेश जो है समान रूप से क्या है, वितरित है, प्लस क्यू आवेश जो है समान रूप से यहाँ पे मान लो क्या है, वितरित है। क्यू आवेश इसमें समान रूप से भाई क्या है, भाई वितरित है। इस पे क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश है, और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, ए है। तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि इस पे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसका हो जाएगा क्यू अपॉन ए हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व में, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या, अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व। किसकी बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो यहां पे जा आयतन आवेश घनत्व, सॉरी हाँ करा होगा आगे, तो आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, या आयतन आवेश वितरण, या इसको हम जानेंगे आयतन, अरे यार स्टिक्स, आयतन आवेश घनत्व। देखो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है ना, जब किसी वस्तु के पास क्या होता है, किसी एक वस्तु के पास आयतन होता है, जैसे एक गोला है, मान लो हमारे पास क्या एक गोला है कि नहीं है, एक गोला है, ये क्या है, ये एक गोला है, ठीक है ना। जब इस गोले को हम आवेश देंगे, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है,
जब इसको क्या करेंगे हम आवेश देंगे, तो ये जो आवेश होगा ना, तो ये इसके पूरे आयतन पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आवेश हम देंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, इसके पूरे संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक समान रूप से इसमें क्या हो जाएगा भाई, वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो इसका आयतन कितना v है, इसका आयतन v है, तो हम उस केस में हम निकाल सकते हैं कि इसके प्रति एकांक आयतन पे आवेश कितना है। तो यहां पे किसी वस्तु के, यहां पे इसकी जगह लिखो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन, या हम इसको लिख सकते हैं आयतन आवेश घनत्व, या हम लिख सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे इसको, आयतन आवेश घनत्व। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा, सॉरी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, है ना, रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन बी। मान लो ये एक गोला है, इस गोले पे हमने कितना आवेश दिया भाई, Q आवेश दिया, जो कि इसमें समान रूप से वितरित है। इसका आयतन कितना है, V है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन बी। तो चालक के संपूर्ण आयतन पे आवेश कितना हो जाएगा, चालक के संपूर्ण आयतन पे, चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश, तो ये आपका जाए Q इज इक्वल टू रो इंटू वी। क्या निकाल सकते हैं हम, रो की हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, उस पर्टिकुलर आयतन के अंदर कितना आवेश है वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको क्या पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके मात्रक की बात करते बेटा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब, आयतन है ना यहाँ पे, तो आयतन का मात्रक क्या, मीटर क्यूब हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसकी बीमा अगर हम निकालेंगे बेटा, तो बीमा हो जाएगा, यहाँ पे बीमा हो जाएगा कूलम का जाए AT डिवाइड बाय L का क्यूब, तो ये आपका जाए L की पावर -3 AT हो जाएगा, L की पावर -3 AT। तो ये हमारा हो जाएगा बीमा आयतन आवेश घनत्व का, किसका, आयतन आवेश घनत्व का, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अध्यारोपण सिद्धांत पे बेस्ड, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, ओनली 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप खुद से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक का परिमाण 16 माइक्रोकूलम है, एक वर्ग के चारों कोणों पर रखा है या स्थित है। किसी एक बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। क्योंकि 4 जो आवेश है उनमें से किसी एक पर आपको क्या निकालना है, बल ज्ञात करना है, कितना बल उस पर लग रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लो यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आप क्या करो, एक वर्ग बना लो, ठीक है। अच्छा, इस वर्ग की भुजा हमारे पास दे रखा है 0.2, इसमें सॉरी क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखा है 0.2 मीटर का, है ना, 0.2 मीटर की इसकी भुजा दे रखा है। तो ये 0.2 मीटर का हो जाएगा, ये भी आपका 0.2 मीटर का हो जाएगा, ये भी आपका 0.2 मीटर का हो जाएगा, और ये भी आपका 0.2 मीटर का हो जाएगा। वर्ग है A, B, आपका C, और ये आपका D हो जाएगा। और इसके कॉर्नर पे, इसके कोनों पे जो आवेश दे रखा है बेटा, वो आवेश है, यहाँ पे आवेश है आपका 16 माइक्रोकूलम, है ना, यहाँ पे भी आवेश है 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी आवेश है 16 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी आवेश है 16 माइक्रोकूलम। ये क्यू मान लेते हैं, तो क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे भी आवेश है हमारा क्यू। क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर है 16 माइक्रोकूलम। देखो अब इन दोनों आवेश के बीच में, ए और बी के बीच में जो आवेश है, इनके बीच में बल लगेगा, क्योंकि सेम है, प्रतिकर्षित करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको नाम दे देते हैं F1। देखो सी और बी पे जो बल लगेगा वो इस लाइन के अनुदिश लगेगा, इस दिशा में, इसको नाम दे देते हैं F2। और डी और बी पे जो आवेश है उस पर भी बल लगेगा, और बल लगेगा इसके अनुदिश यहां से, यह होगा हमारा F3। तो अब जो ये बी पे आवेश रखा हुआ है, उस आवेश पे 3 बल लग रहा है, एक F1, F2 और F3, ठीक है ना। तो इन तीनों बलों का नेट
फोर्स आपको निकालना है, परिणामी बल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो परिणामी बल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले F1, F2 और F3 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसकी भुजा R है, मान लो R दे रखे, इसकी भुजा R बराबर 0.2 मीटर, तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, तो इसका विकर्ण जो जाएगा BD जो हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा √2R हो जाएगा। क्या जाएगा, √2R हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है। तो A और B के बीच में जब आवेश रखा है, A और B पर स्थित जो आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो उन पे देखो बल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसको A और B से संबोधित कर देते हैं। A व B पर रखे आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा, इनके बीच बल हो जाएगा F1 बराबर K Q इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, है ना। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ, तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q 16 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को आप कूलम में कन्वर्ट कर लेना, जो माइक्रो है माइक्रो को आप कूलम में कन्वर्ट कर लेना, तो कूलम में आप लिखोगे इसको, तो 16 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम होता है ना। माइक्रो में क्या, तो 10 की घात माइनस 6 होता है, तो 16 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 6 डिवाइड बाय R। देखो दूरी कितना है इन दोनों के बीच में, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 16 गुणा 16 144 होता है, तो ये आपका जाएगा 9 गुणा 144 बटा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, तो -6 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 9 है, ठीक है ना। यहां से पॉइंट हटा देना, ऊपर 00 हो जाएगा और 4 से इसको डिवाइड कर देना, 4 तिया 12 और बचा कितना, 4 तिया 12 बचा कितना 2 24 8 38, तो 9 गुना 38 जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 57.6 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस के यहाँ से 00 आ जाएगा और ये ठीक है 0 बचेगा पावर, तो ये आपका जाएगा 57.6 न्यूटन। किसकी दिशा में, जो इसकी दिशा हो जाएगा, तो इसकी दिशा जाएगा ए से बी की ओर, क्या जाएगा ए से बी की ओर। सेम एज इट इज हम फोर्स निकालेंगे बी और सी के बीच में, जैसे ए बी के बीच में फोर्स निकल गया 57.6 न्यूटन। सेम एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ पे बी तथा सी, बी व सी पर रखे आवेशों के बीच बल, है ना। कितना बल लगेगा, F2, इसको दिखा देते हैं F2 इज इक्वल टू K Q इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, है ना। कैलकुलेशंस सेम एज इट इज रहेगा आपका। देखो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का वैल्यू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 और डिवाइड बाय R आपका सेम 0.2, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे अगेन वही, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो कैलकुलेशंस आप करोगे तो ये 57.6 न्यूटन फोर्स आएगा, बल आएगा। कहाँ से, दिशा होगी सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, यहाँ पे दिखा देते हैं। अब निकालेंगे डी और बी के बीच में जो चार्ज रखा है डी और बी पे, इनके बीच में कितना बल लगेगा, दूरी हो जाएगा √2r, कितना जाएगा √2r हो जाएगा, ठीक है। तो बी और डी के बीच बल हो जाएगा, तो बी तथा डी पर रखे आवेशों के बीच बल। देखो कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करना है वो भी देख लो ना, थोड़ा सा लॉजिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा। तो ये F3 हो जाएगा, तो F3 इज इक्वल टू जाएगा K Q इंटू Q डिवाइड बाय √2r का स्क्वायर, है ना। तो √2 का स्क्वायर क्या जाएगा 1/2, तो 1/2 K Q इंटू Q डिवाइड बाय 2,
सॉरी डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है 57.6 डिवाइड बाय 2, 57.6 डिवाइड बाय 2। देखो 2 से उसको डिवाइड कर देना तो 2 दूना 4 बचे कितना 1 17, 2 अटे 16 बचे कितना आपका 1 पॉइंट 2 अटे 16 28.8 न्यूटन लगेगा। दिशा हो जाएगा डी से बी की तरफ, दिशा जो होगा इसका डी से बी की तरफ। देखो यहां से इस दिशा में काम करेगा, ये डी से बी की तरफ लगेगा। अच्छा अब यहाँ पे F1, F2 और F3 का नेट फोर्स निकालना है, तो इसका जब हम नेट फोर्स निकालोगे देखो F1 एंड F2 एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है ना, और परिमाण में क्या है समान है। तो F1 एंड F2 का जब परिणामी निकालेंगे तो F1 एंड F2 का परिणामी बल कितना होगा, देखो F1 तथा F2 के बीच कोण, देखो कोण कितना डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए F1 तथा F2 का परिणामी बल देखो 90 डिग्री पे जब वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी, ये लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री में, है ना। तो यहां पे परिणामी बल निकल जाएगा F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ F2 का स्क्वायर। आपको पता है F1 एंड F2 का परिणाम जो है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2F1 का स्क्वायर, यहां पे लिख देना, चूंकि F1 इज इक्वल टू F2, F1 एंड F2 आपस में क्या है बराबर है। देखो ये भी आपका 57.6 न्यूटन का है, ये भी 57.6 न्यूटन का है, तो आप यहाँ पे ये दिखा सकते हो कि F1 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज F2। F1 और F2 आपस में क्या है बराबर है मैग्नीट्यूड में, जब मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ये रूट 2 F1, तो अब इसको लिखेंगे रूट 2 F1 का स्क्वायर है, F1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, F1 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपका तो ये रूट 2 F1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.414 इंटू F1 का वैल्यू 57.6, कितना आएगा 57.6। जब इसके 57.6 के आप 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 81.5 न्यूटन, ठीक है। और इसकी जो दिशा हो जाएगी डी से बी की तरफ, इसकी जो दिशा है वो कहाँ होगा, वो डी से बी की तरफ होगा। देखो इन दोनों का जो परिणामी है, ये जो F3 है ना, F3 F1 के साथ 45 डिग्री कोण पर है, और F2 एंड F1 का जो परिणामी होगा तो वो भी इसी दिशा में होगा, वो भी इसी दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर होगा, क्योंकि मिड में जाएगा, एकदम बीच में से जाएगा। अगर ये एकदम बीच में से जा रहा है तो इसका मतलब ये F1 या F2 के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, F1 और F2 के साथ ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस केस में F2 और F जो है या F' इसको ले लो, तो F3 एंड F' सेम दिशा में है। अगर ये सेम दिशा में तो इसका परिणामी हो जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको F' ले लेना, ठीक है। तो यहां पे लिख देना F' तथा F3 के बीच कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसीलिए F1 से या F' तथा F3 का परिणामी बल देखो, इसका परिणामी बल हो जाए F नेट इज इक्वल टू F1 F' प्लस F3, F' और F3 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो F' कितना है आपका 81.5 है, ठीक है, ये 81.5 हो जाएगा। तो 81.5, तो ये आपका जो 81.5 प्लस F3 का वैल्यू हो गया आपका 28.5, दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये करीब आएगा आपका 110.3 न्यूटन। दिशा हो जाएगा डी से बी की तरफ, दिशा जो हो जाएगा वो अलोंग BD हो जाएगा,
ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में 5 माइक्रोकूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और समबाहु त्रिभुज के कोणों पर जो है क्या दे रखा है, आपका बिंदु आवेश दे रखा है। एक जगह दे रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दूसरी जगह दे रखा है माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। तो आपको 5 माइक्रोकूलम आवेश पे क्या निकालना है, बल निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, इसको रिपल करेगा इस दिशा में, रिपल्शन होगा इस दिशा में, ये F1 ले लो, है ना। देखो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 5 है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा इधर में, इधर इस पर अट्रैक्शन होगा F2, है ना। F1 इस दिशा में, F2 इस दिशा में, तो इसका परिणाम ही निकालना है ना। इन दोनों के बीच में क्या निकालना, परिणाम ही निकालना है। देखो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री का हो जाएगा। और इन दोनों का जो परिणामी होगा, परिणामी जो सदिश होगा, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में से निकलेगा, यहां से निकल के जाएगा। कहां से निकल के जाएगा, यहां से निकल के जाएगा। ये इसका परिणामी हो जाएगा, F1 एंड F2 का परिणामी हो जाएगा, दैट इज F, ठीक है ना। F निकालेंगे, तो सबसे पहले F1 निकालते हैं, F2 निकालते हैं, देन उसके बाद F1 एंड F2 का परिणामी निकालते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले निकालो। देखो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू प्लस का 5 माइक्रोकूलम, और Q3 इज इक्वल टू माइनस का 10 माइक्रोकूलम, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो दूरी जो दे रखा है, 5 दे रखा है, तो दूरी यहां पे R बराबर कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 10 के साथ माइनस का 2 मीटर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो बेटा, तो यूनिट्स जो है, मात्रक जो है, वो हमेशा SI में कन्वर्ट करना, है ना। SI मात्रक में लिख लेना सबसे पहले, अगर SI में नहीं दे रखा है तो SI मात्रक में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है ना। यस, तो दूरी आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10 to -2 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Q1 / Q2 के बीच बल, Q1 / Q2 के बीच बल कितना लगेगा भाई, बल देखो भाई कितना होगा, तो ये F1 हो जाएगा, ये आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q2, बल कितना है इस पे, F1 है, तो F1 इज इक्वल टू जाएगा K Q1 Q2/R। इसको देखो K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हमेशा हम क्या रखेंगे, K यूज करेंगे, है ना। तो K का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना बेटा, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10 - 6, और Q2 आपका है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10 - 6, तो इसको आप लिखो 10 × 10 - 6 कूलम, और इसको आप लिखो 5 × 10 - 6 कूलम, और इसको आप लिखोगे -10 × 10 - 6 कूलम, है ना। माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कूलम में कन्वर्ट कर लोगे, डिवाइड बाय R², R कितना बेटा, 5 × 10 - 2 का स्क्वायर, 5 × 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो कैलकुलेशंस कैसे करोगे, तो 9 × 10 × 5 × 10 की घात -6 -6 - 12, और 9 है आपका प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 × 10 की घात -4, -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से इसको काटो कितना आएगा, 2, 9 दूना 18 × 10 की घात देखो कितना आएगा, -3 बचेगा यहाँ पे, और इस 4 को ऊपर ले जाओ तो प्लस का ये 4 हो जाएगा, तो ये 18 × 10 की घात 1 बचेगा, मतलब 180 न्यूटन किस दिशा में लगेगा, इसका दिशा हो जाएगा A से B की तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, रिपल कर रहा है, तो A से B की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, A से B की तरफ, तो 180 न्यूटन हो जाएगा F1, ठीक है। सेम एज इट इज F2 निकालेंगे, F2 फोर्स जो है वो 5 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के बीच का है, ठीक। तो देखो यहाँ पे Q1 कितना, Q1 है Q2 है, देख लेते हैं 1 मिनट, ये Q2 है ना, Q2 और Q3 के बीच में फोर्स, Q2
व Q3 के बीच बल, है ना। इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, F2 लगेगा। तो F2 इज इक्वल टू अगेन K Q1 Q3 Q2 Q3, क्या जाएगा Q2 Q3, है ना, Q2 Q3, देखो Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q2 कितना है बेटा, देखो Q2 जो है आपका 5 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना सदिश राशि में, तो हमेशा मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट किया जाता है, हमेशा मैग्नीट्यूड रखा जाता है, कभी भी चिन्ह नहीं रखा जाता है। अदिश राशि में नोट करके यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, नोट पॉइंट लिख देता हूं। सदिश राशि में मान हमेशा पॉजिटिव में रखा जाता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट किया जाता है हमेशा। और अदिश राशि में मान हमेशा चिन्ह के साथ रखा जाता है, ये याद रखना, हाँ, कि सदिश में मान हमेशा मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा, केवल दिशा को इंडिकेट करेगा। और अदिश राशि में मान हमेशा क्या रखा जाएगा, चिन्हों के साथ रखा जाएगा। ये नोटेड पॉइंट है, इसको याद रखना, यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपको बताएगा, ठीक है ना। तो ये 9 गुणा 10 की घात 9, Q2 आपका जब 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 10 गुणा 10 की घात 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटा आर का वैल्यू कितना बेटा, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर, है ना। इसको अगेन सॉल्व करो तो ये भी आपका 180 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, सारी चीजें सेम है, तो 180 न्यूटन हो जाएगा। बट दिशा हो जाएगा यहाँ पे बी से सी की तरफ। दिशा कहाँ जाएगा, दिशा इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए बी से सी की तरफ हो जाएगा। अब F1 और F2 के बीच में कोण कितना बेटा, 120 डिग्री का कोण है, तो यहां पे लिख देंगे F1 तथा F2 के बीच कोण थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। और कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने निकाला था इससे पहले क्वेश्चंस में, इसको लिखे कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस का साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो देखो F1 तथा F2 का परिणामी बल, आप चाहो तो यहां पे आप वेक्टर्स भी शो कर सकते हो, ठीक है ना, वेक्टर्स शो कर सकते हो। तो परिणामी बल हो जाएगा F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब वो यहाँ पे ये भी 180 न्यूटन का है और F1 का वैल्यू भी 180 न्यूटन का आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि F1 इज इक्वल टू F2। F1 जो है वो किसके इक्वल है, वो F2 के इक्वल है, क्योंकि ऐसे अगर अज्यूम करोगे ना, तो मतलब अज्यूम क्या करोगे, ऐसे अगर शो करोगे तब कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन सबको नहीं करना पड़ेगा। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, प्लस 2F1 इंटू F2 की जगह अगर F1 रखोगे तो ये F1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा कॉस 120, थीटा का वैल्यू कितना रखोगे 120, और कॉस 120 का वैल्यू कितना, माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का F1 देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका F1, कितना आएगा, F1 आएगा। अच्छा, अगर ये F1 आता है तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या जाएगा, F1 और F1 का वैल्यू कितना बेटा, 180 न्यूटन, ठीक है। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, 180 न्यूटन का बल लगेगा, कितना लगेगा, 180 न्यूटन लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, आई थिंक इज इट क्लियर। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी इसकी दिशा जो होगा, दिशा जो हो जाएगा वो किसकी तरफ हो जाएगा, देखो अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा यहाँ से जाएगा। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे F1 और F2, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, समान है,
तो ये बीच में से जाएगा, एकदम मिड में से जाएगा। कहाँ से जाएगा? ये मिड में से जाएगा। तो यहाँ पे कोण बनेगा 60 डिग्री और ये भी कोण बनेगा कितना? 60 डिग्री। तो दिशा हो जाएगा F1 से 60 डिग्री कोण पर। दिशा जो है F1 से 60 डिग्री के कोण पर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शंस। ओके, गॉट इट। आई थिंक दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट्स रह जाता है, अगर आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, या उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और या आप इस वीडियो को एक बार फिर से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक के पार्ट को एक बार दोबारा से रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस तुरंत मिलता रहे और कंटिन्यूटी में आप प्रिपरेशंस करते रहें। तो अल्टरनेटिंग डेज पे अभी आपके मैथ और फिजिक्स की क्लासेस मिल रहे हैं। एक दिन फिजिक्स मिल रहा है, एक दिन आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस में दे रहा हूँ। बट आने वाले टाइम में मैं जो है रोज़ आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। बट इसके लिए आप मुझे एक टाइमिंग बता दीजिए कि एक तो मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, ये तो आपका रहेगा ही, 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और इसके अलावा एक टाइम मुझे और बताइए जो आपके लिए सूटेबल हो, आप किस टाइम पे वीडियो देख सकते हो, है ना। तो एक 7 to 8 स्लॉट के अलावा एक स्लॉट आप और बता दीजिए जिस टाइम में मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि कंटिन्यूटी में आपको रोज रेगुलर जो है क्लासेस मिल सके फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। और जैसे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते बेटा, हम आपके लिए लेके आएंगे लाइव क्लासेस, फिर हम पढ़ाई करेंगे लाइव, धमाल मचाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।